पिछले कुछ हफ्तों से हमने एमसीडी से जुड़े हुए, एमसीडी में जो भाजपा की सरकार है, जो भाजपा के पार्षद हैं, उनकी उगाही से, उनके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई मुद्दे आप लोगों के सामने रखे। आज भी एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपके सामने लेके आए हैं। जिस तरह एमसीडी में भाजपा ने पिछले 5 सालों से भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार से परेशान हो गई है, और आज भाजपा को यह समझ में आ गया है कि जैसे ही 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता उन्हें एमसीडी से निकाल के बाहर कर देगी। तो अब भाजपा के पार्षदों ने, भाजपा शासित एमसीडी की सरकार ने अब ये आखिरी 3 महीने में मन बना लिया है कि जितनी उगाही कर सकते हैं कर लें, जितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अब उगाही और भ्रष्टाचार के सिर्फ 3 महीने उनके पास बाकी हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स कुछ समय में हमने आपके सामने रखे हैं। इसका एक और उदाहरण पिछले कुछ दिनों में सामने आया है। एमसीडी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लाइसेंसेस देना, जिसमें हेल्थ लाइसेंस शामिल होते हैं, ट्रेड लाइसेंस शामिल होते हैं। तो अभी तक लाइसेंसेस की प्रक्रिया ये रही थी कि एमसीडी के पोर्टल पे अलग अलग दुकानें, रेस्टोरेंट्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे और उस पोर्टल के माध्यम से ये लाइसेंसेस इशू किए जाते थे। पिछले कुछ समय में एमसीडी ने इस प्रक्रिया को एमसीडी के पोर्टल से हटा के एमएचए के पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब से एमएचए के पोर्टल पर यह लाइसेंसेस की प्रक्रिया शिफ्ट हुई है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एरियाज को, उन्हीं दुकानों को लाइसेंसेस मिल रहे हैं, उन्हीं रेस्टोरेंट को लाइसेंसेस मिल रहे हैं जो ऑफिशियली नोटिफाइड कमर्शियल एरिया में है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में 75% से ज्यादा रिहाइश अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में है, और ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वो हैं जिनके बारे में हर चुनाव से पहले भाजपा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब ये कहते हैं कि हम इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन जब इनकी अब दुकानों को लाइसेंसेस देने की बात आ रही है तो अब वही भाजपा की एमसीडी, वही भाजपा की एमएचए कह रही है कि जी आप तो अनऑथराइज्ड हो, इसलिए हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। और ये लाइसेंस ना देने की जो मुखौटा है उसके पीछे असलियत है उगाही। तो हो क्या रहा है कि अब इन दुकानों को, इन ढाबों को, इन रेस्टोरेंट्स को, और खास करके ईस्ट एमसीडी में, क्योंकि ईस्ट एमसीडी में 60-70% से ज्यादा एरिया अनऑथराइज्ड है। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे करावल नगर विधानसभा, उस पूरी विधानसभा में सिर्फ 50 मीटर का एरिया है जो कमर्शियली नोटिफाइड है। जो मुस्तफाबाद विधानसभा है उसमें 1 मीटर भी जमीन नहीं है जो कमर्शियली नोटिफाइड है। तो क्या अब हम ये माने कि उन इलाकों में दुकानें नहीं रहेंगी? क्या हम ये माने कि उन इलाकों में रेस्टोरेंट्स नहीं रहेंगे? अब इन सब इलाकों को एमसीडी द्वारा शो कॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं। एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस प्रकार से शो कॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को, ढाबों को। और ये वो दुकानें हैं, ये मैं आपको 2 कागज दिखा रही हूं। ये एक इस होटल का पुराना हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस है जो पहले ईस्ट एमसीडी से इनको मिला हुआ था, लेकिन आज उसी होटल को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है जब से ये प्रक्रिया एमएचए के अंडर शिफ्ट हुई है। और इन शो कॉज नोटिस के नाम से अब भाजपा के पार्षद पूरी दिल्ली में बेधड़क उगाही कर रहे हैं कि शो कॉज नोटिस दो, शो कॉज नोटिस वापस लेने की मोटी रकम दो, तभी शो कॉज नोटिस वापस दिया जाएगा और तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। हमारा यह सवाल है एमसीडी से कि आप इतने सालों से
इन दुकानों से, इन होटल से, इन रेस्टोरेंट से आप कमर्शियल रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, आप इन दुकानों से कन्वर्जन चार्ज ले रहे हैं, आप इन दुकानों से पार्किंग चार्ज ले रहे हैं, तो एकदम से आप आज दिसंबर 2021 में पहुंचकर एकदम से आपने उन्हें शो कॉज नोटिस कैसे दे दिया? जब आप उनसे कमर्शियली खुद लेते आए हैं प्रॉपर्टी टैक्स, कन्वर्जन चार्जेस लेते आए हैं जो कमर्शियल एरियाज में होते हैं, कन्वर्जन चार्जेस के साथ पार्किंग चार्जेस लेते आए हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ उगाही का एक नया तरीका है। भाजपा को पता है कि सिर्फ 3 महीने का समय बाकी है, इस 3 महीने में जितनी ज्यादा से ज्यादा उनको जेब भरनी है, उनका ये पूरा प्रयास है। जी मैं ईडीएमसी के महापौर जी को ज़रूर कुछ मनोज तिवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिंक भेजूंगी। जब 2017 में एमसीडी का चुनाव हुआ था, तब मनोज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, जिन्होंने बार बार ये बयान दिया था कि आप एमसीडी में भाजपा को लेके आइए तो हम सीधा केंद्र सरकार से पैसे लेंगे और एमसीडी की जो भाजपा की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से कंगाली की हालत है उसको दूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सवाल अगर महापौर जी अपने पार्टी के ही नेताओं से पूछें तो बेहतर रहेगा। वो चाहेंगे तो हम मनोज तिवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक उन्हें भेज देंगे। दूसरी बात, देखिए पोर्टल चाहे आप एमएचए पे डालिए चाहे आप एमसीडी पे डालिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक तरीका है जिसके माध्यम से लाइसेंसेस दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली सरकार के भी कई ऐसे जो कागजात हैं, आप एसडीएम ऑफिस भी जा सकते हैं और आप 1076 को कॉल भी कर सकते हैं। तो वो 2 तरीके हैं। सवाल ये है कि जिनको इतने सालों से लाइसेंसेस मिलते आए थे, जो कन्वर्जन चार्जेस दिए हैं, जिन्होंने पार्किंग चार्जेस दिए हैं, जो कमर्शियल रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको क्यों लाइसेंस रिन्यूअल डिनाई किया जा रहा है? आप जब उनसे कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे थे तो आप डिफैक्टो रिकग्निशन दे रहे हैं इस बात को कि वो कमर्शियल एरियाज हैं। तो ये स्पष्ट है कि दिसंबर 2021 में उनके लाइसेंसेस किस लिए रोके गए हैं? वो इसलिए रोके गए हैं कि उगाही के आखिरी 3 महीने हैं और इन उगाही के आखिरी 3 महीनों में भाजपा के पार्षद, भाजपा के नेता अपनी जेब भरना चाहते हैं। जी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी, हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि रैली में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की बात हो रही है वहीं रैली में भीड़ जुटाना, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई और तरीका नहीं है चुनाव प्रचार का जिससे इस तरीके की भीड़ ना जुटानी पड़े? नहीं, देखिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही, और हमने बहुत क्लोज नज़र रखी हुई है खास करके हॉस्पिटल एडमिशन्स पे कि किस तरह से केसेस फैल रहे हैं और खास करके कितने केसेस सीरियस हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसके अनुसार चाहे सरकारें हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे इलेक्शन कमीशन खुद हो, इसके अनुसार हमें लगता है कि कई सारी एक्टिविटीज़ को कब तक अलाउ करना है, किस तरह अलाउ करना है, इस पर सभी सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कड़ी नज़र बना के रखनी है। रैली के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? इवेंचुअली किसी के को संबोधित करना या कोई और ऑप्शन नहीं है क्या आपको? देखिए ये एक हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अनइक्वल एक्सेस है इंटरनेट का। तो खास करके ऐसे इलाकों में जहाँ पे लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में उस तरह का वर्चुअल संबोधन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि सरकारों को और इलेक्शन कमीशन को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर बिल्कुल विचार करना होगा, खास करके अगर केस बढ़ते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हॉस्पिटल के एडमिशन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे इशू पे सबको मिलकर विचार करना होगा। देखिए हमें लगता है कि अगर कोई भी
नियम कानून बन रहा है तो वो यूनिफॉर्मली सब जगह अप्लाई होना चाहिए। और हमारा तो सबसे आग्रह ये है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो ज़रूर अपनी दोनों डोज वैक्सीन की ले लें, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा खुद का बचाव होता है, वैक्सीन इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इस बीमारी को बड़े स्केल पे फैलने से रोकती है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो चांसेस ये हैं कि आप बीमारी को ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे आगे। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, हमारी उनसे ये भी अपील है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो उत्तराखंड में है, पंजाब में है, दिल्ली के भारत के किसी भी हिस्से में है, तो हमारा उनसे आग्रह है कि वैक्सीन की दोनों डोजेज ज़रूर लगवाएं। बीजेपी भी अलग अलग जगहों पे कुछ चीजें कर रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना काफी बढ़ गया है, स्थिति खराब है, तो पंजाब में भी इलेक्शन टाल देनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से, मैं तो तैयार हूँ अभी चुनाव करा दूंगा। देखिए, दिल्ली के पास एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड करने का। दिल्ली सरकार ने सेकेंड वेव के बाद एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया जो बहुत ही निर्धारित तरीके से बता देता है कि कितने केस, कितने हॉस्पिटल बेड्स, कितनी पॉजिटिविटी रेट के आधार पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब दिल्ली के किसी भी निवासी को सर्कुलर देखने का, सरकारी आदेश देखने के भी, उसके इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर 2 दिन तक 0.5% रहा तो क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद होगा, 2 दिन तक 1% रहा तो क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद होगा। एक बहुत निश्चित और निर्धारित तरीका है। हमारा चन्नी जी से यह आग्रह है कि देखिए, कोविड जैसी जो बीमारी है, जो ये महामारी है जिसका खास करके सेकेंड वेव में पूरे भारत ने जिसका कहर झेला है, हम सब ने अपने परिवारों में इस बीमारी को देखा है, अपने परिवारों और जान पहचान वालों में लोगों को खोया है, और ये पूरे देश की कहानी है। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पूरे देश को, सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को एक साथ मिलके इस कोविड महामारी का सामना करना है। इसको हम एक पॉलिटिकल वॉलीबॉल ना बनाएं, इसको हम एक पॉलिटिकल बयानबाजी का मुद्दा ना बनाएं। इसमें सब पार्टियों को, सब सरकारों को एक साथ मिलके एक कॉमन मैसेज देश के लोगों को देना जरूरी है। I think we will support whatever decision the election commission takes, because इसीलिए हमारे देश के संविधान में एक ऑटोनमस बॉडी इलेक्शन कमीशन जैसी बनाई गई है जो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपना निर्णय लेगी। एंड आई एम श्योर कि अभी इलेक्शन कमीशन जब आने वाले सारे चुनावों की डेट्स निर्धारित कर रहा है, प्लान बना रहा है, तो आई एम श्योर दैट दे विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द डेटा दैट इज़ कमिंग इन, कि अलग अलग एरियाज़ में क्या स्प्रेड हो रहा है, कितनी स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, पिछले चुनाव में क्या रहा था। तो मुझे भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन सारे डेटा को देखते हुए ज़रूर सही निर्णय लेगी। डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हों, जो सारे कोविड नॉर्म्स हैं सेफ्टी के, प्रोटेक्शन के, सबको फॉलो करने चाहिए। मास्क सबको पहनना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो रेगुलर बेसिस पे सबसे अपील भी करी है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। मुझे लगता है कि एज आई सेड, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, कि सब सरकारों को और इलेक्शन कमीशंस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को शायद इस पे एक बहुत पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है कि केसेस का क्या स्टेटस है, हॉस्पिटलाइजेशन का क्या स्टेटस है, स्प्रेड का क्या स्टेटस है, और उसके आधार पे इसको निर्णय लेना चाहिए।